हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजिंग। इसमें पार्ट 1 हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अब हम पार्ट 2 करने वाले हैं जिसमें हम इंक्लूड करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और मोर इम्पोर्टेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपने अच्छा पार्ट 1 नहीं स्टडी किया है तो इट इज बेटर कि आप पार्ट 1 देख करके फिर पार्ट 2 या रेलेवेंट पार्ट्स देखें, तो उसके आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर और अच्छी तरह से इम्प्रूव होगी। और इफेक्टिव स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो होता है, इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन एंटरप्राइज। और जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता है तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस और ज्यादा इंपॉर्टेंट होती जाती है। Uh, it is only those enterprises which do not focus on growth can maintain a particular structure over a long period of time. Therefore, honestly, all type of organizations need to focus on their organization structure. As organization grows, coordination becomes difficult और हमें organization structure को review करने की जरूरत पड़ सकती है. It can be defined as a framework within which managerial and operation tasks are being performed. It specifies the relationship between people, work, and resources. It allows for correlation and coordination between human, physical, and financial resources. तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को नॉर्मली एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के फॉर्म में देखा जाता है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ये टर्म आपने डेफिनेटली सुना होगा। जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल कितने लोगों को सुपरवाइज करता है। तो हो सकता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड जो है उसे अंदर डिपार्टमेंट में 15 लोग काम कर रहे होंगे, तो उसकी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट 15 कहलाएगी। सो इट इज द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ पर्टिकुलर सुपीरियर एंड डिटरमिन्स द मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दो ब्रॉड कैटेगरीज में आते हैं, एक है फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। इसको अभी हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने ही वाले हैं। अगर हम फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करें तो फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल जो है कि आप डायग्राम ड्रॉ भी करें एग्जाम में जाकर, आपका ये फंक्शनल स्ट्रक्चर आता है तो दैट वुड गिव यू गुड मार्क्स। जैसे एग्जाम्पल है फंक्शन स्ट्रक्चर का, मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचेजिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा। तो ये सब अलग अलग नेचर ऑफ एक्टिविटी के ऊपर अगर डाइवर्सिफिकेशन किया जाए, डिवीजन ऑफ वर्क किया जाए, तो उसे फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में नोट करने वाला ये है कि इट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन जिसमें सिमिलर टास्क को एक ग्रुप में बताया गया है। जैसे कि अभी अपन ने डिस्कस किया ही था, मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज एक अलग डिपार्टमेंट में है, फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज एक अलग डिपार्टमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड एक्टिविटीज अलग डिपार्टमेंट में। इट लीड्स टू एन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। एम्फेसिस जो है ऑन स्पेसिफिक फंक्शन होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर ज्यादा अच्छा होता है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इट प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन बिकॉज सिमिलर नेचर ऑफ वर्क जो है किया जाता है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर। इट इंक्रीज मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। उसमें डुप्लीकेशन ऑफ वर्क की पॉसिबिलिटी कम होती है क्योंकि विद इन द डिपार्टमेंट सबको पता होता है कि क्या काम चल रहा है। इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज इजियर क्योंकि आपको एक ही पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर फोकस करना है एंड डिफरेंट फंक्शंस को इंडिविजुअली अच्छा अटेंशन मिलता है। मगर फंक्शनल स्ट्रक्चर के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि इट लीड्स टू लेस एम्फेसिस ऑन ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की जगह आप उसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या हेड्स की तरह व्यू करना शुरू कर देते हैं। इट लीड्स टू प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन क्योंकि विद इन द डिपार्टमेंट्स कई बार रेगुलर मीटिंग्स नहीं हो पाती है, रेगुलर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं हो पाता है, तो हर एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट जो है वो स्टैंड अलोन सिस्टम की तरह काम करने लगता है रादर देन फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी पॉसिबल होता है इस तरह की सिचुएशन में। इसी का एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कि सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो कंज्यूमर के साथ रेगुलरली कांटेक्ट में होता है, तो वो कुछ से सजेशन दे रहा है कि एक सर्टेन फीचर को इंट्रोड्यूस करना है प्रोडक्ट में, क्योंकि ये कंज्यूमर की तरफ से डिपार्टमेंट डिमांड है।
लेकिन ये जो है, ये इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए प्रॉब्ली इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट है, तो वो उसे रेजिस्ट करते हैं। तो इस तरह की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है फंक्शनल स्ट्रक्चर में। इट लीड्स टू इनफ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज एक ही पर्टिकुलर स्किल सेट के सारे लोग एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आ जाते हैं, तो उनकी कई बार एक बहुत ही नैरो अप्रोच होती है डीलिंग विद अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। So that leads to some problems, and they do not get trained for better and bigger managerial positions क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव जो होता है वो प्रॉबेबली अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही रह जाता है। तो आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ना देख करके आप अपने डिपार्टमेंट को ही व्यू करते हैं एज स्टैंड अलोन सिस्टम, जो कई बार दिक्कत कॉज करता है। बट अगेन फंक्शनल स्ट्रक्चर किस जगह पे ज्यादा सूटेबल है? So honestly, it is most suitable where the size of organization large है and has diversified activities and operations because high degree of specialization की जहाँ भी जरूरत है। एक particular function जैसे finance, HR, production जिसमें major focus की जरूरत है, वहाँ पे functional structure जो है वो ज्यादा suitable रहता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझने के लिए ये चार्ट बहुत अच्छा है। देखिए ऊपर के हिस्से में जो है, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर कॉस्मेटिक डिवीजन, गारमेंट्स डिवीजन, फुटवेयर डिवीजन, स्किन केयर डिवीजन, ये सब एग्जाम्पल हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की। मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है, जो डिवीजन हैंडल करे, कॉस्मेटिक डिवीजन पूरी तरह से एक पर्टिकुलर डिविजनल स्ट्रक्चर में आएगा। और नीचे जो एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, कि गारमेंट डिवीजन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स भी है, मार्केटिंग भी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, परचेजिंग भी है। ये फंक्शनल डिवीजन की कैटेगरी, मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शन में काम करने वाले सब लोग उस पर्टिकुलर डिवीजन के अंतर्गत आएंगे। अब अगर हम डिविजनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस या किस तरह का डिविजनल स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। Although every organization performs a set of homogeneous functions, लेकिन इसकी डाइवर्सिटी और के नेचर की वजह से there is a need for a more evolved structure device। जैसे cosmetic division would deal with an entirely different set of products than a इंडस्ट्रियल और एन आईटी डिवीजन और मैकेनिकल डिवीजन। तो दोनों डिविजन्स में और स्पेशली बड़ी कंपनीज लाइक रिलायंस, जिनके बहुत सारे अलग अलग तरह के बिजनेस मॉडल्स होते हैं, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें डिविजनल स्ट्रक्चर पैरेलली फॉलो करना पड़ता है। इट कंप्राइजेस ऑफ सेपरेट बिजनेस यूनिट्स और डिवीजन। हर एक यूनिट का एक डिविजनल मैनेजर होता है। ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस एंड हैज अथॉरिटी ओवर द यूनिट। So manpower grouped in the various different products manufactured। उसके बाद फिर उसके अंदर functional divisions हो सकते हैं like production, marketing, finance, purchase, etc. Each division, सबसे unique characteristic of divisional structure है कि each division will behave like a profit center। जैसे मारुति एक नई category of cars launch करे या मे बी टू व्हीलर सेगमेंट में चला जाए, तो दैट वुड बी अ न्यू डिवीजन, अ न्यू प्रॉफिट सेंटर, और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को अलग और इंडिविजुअली असेस किया जाएगा। सो दैट अगर वो प्रॉफिटेबल है तो उसे कंटिन्यू किया जाएगा, या हो सकता है कुछ समय बाद उसको डिसकंटिन्यू भी किया जा सके। तो एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिविजनल स्ट्रक्चर मेक्स सेंस। लार्ज कंपनी में हैव डिविजन्स लाइक कॉस्मेटिक्स, क्लोथिंग एक्सेट्रा। अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हो जाता है। जो डिविजनल हेड होता है उसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है, तो उस तरह से इंडिविजुअल को एटलीस्ट द टॉप मैनेजरियल पोजीशन को हायर पोजीशंस के लिए हम ट्रेन कर सकते हैं, बिकॉज दैट पर्सन गेट्स अ वेरी होलिस्टिक व्यू ऑफ द एंटायर बिजनेस। डिविजनल हेड्स आर अकाउंटेबल फॉर प्रॉफिट। सो हर एक डिवीजन नॉर्मली एक प्रॉफिट सेंटर भी होता है, मतलब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडिविजुअली असेस की जाती है। उसकी रेवेन्यू, कॉस्ट, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कैन इजीली बी आइडेंटिफाइड एंड असाइन एंड प्रोवाइड अ प्रॉपर बेसिस फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट। और अगर कुछ रेमेडियल एक्शन लेना हो तो वो भी लिया जा सकता है। प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे हम मारुति के केस में भी बात करें तो एक नए डिवीजन को ऑटोनॉमसली शुरू भी किया जा सकता है और बंद भी किया जा सकता है। It facilitates expansion and growth in new divisions, can be added without interrupting existing operations by merely adding a one more divisional head and staff under that particular division. अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट कैन अराइज बिटवीन टू डिफरेंट डिविजन्स, क्योंकि दोनों का इंडिविजुअली या सबका प्रॉफिट स्टडी किया जाता है, एंड दिस में आल्सो लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट, क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज डेफिनेटली होंगी। हर डिवीजन को सिमिलर सेट ऑफ फंक्शंस देने पड़ेंगे।
It provides managers with the authority to supervise all the activities related to a particular division, लेकिन मैनेजर कई बार ओवर पावर भी कर जाता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से भी ऊपर अपने आप को परसीव करने लगते हैं लोग, which is not good for the organization. डिविजनल स्ट्रक्चर इज सूटेबल फॉर लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उनमें, और उसमें कुछ डाइवर्सिटी भी है, सिमिलर नेचर के प्रोडक्ट्स नहीं है, बहुत ही डाइवर्स नेचर के प्रोडक्ट्स हो तो डिविजनल स्ट्रक्चर मेक्स मच मोर सेंस. When an organization grows and needs to add more employees, तो clear departments और introduction of new levels in management जो है वो adopt करते हैं divisional structure, which makes sense जब large organizations और ज़्यादा growth का expansion का plan करते हैं तो divisional structure definitely फायदेमंद रहता है. अब हम आई टेक्स्ट बुक में ये बहुत अच्छा चार्ट दिया हुआ है which gives a very clear understanding of what a divisional and functional structure is all about. ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही उठाया गया है, इसको एक बार और ध्यान से आप देख लें तो दिस विल गिव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग. और इस तरह का क्वेश्चन आ भी सकता है, व्हाट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम डिविजनल स्ट्रक्चर. तो फॉर्मेशन जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर का बेस्ड ऑन फंक्शंस होगा और डिविजनल स्ट्रक्चर का जो है बेस्ड ऑन प्रोडक्ट. स्पेशलाइजेशन जो है फंक्शनल में जैसे फाइनेंस या एचआर उस तरह की फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होती है, while डिविजनल स्ट्रक्चर में द मेन डिफाइनिंग क्राइटेरिया ऑफ पर्टिकुलर डिवीजन इज द प्रोडक्ट इटसेल्फ. रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिफिकल्ट होती है क्योंकि एक इंडिविजुअल या एक पर्टिकुलर फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल अपने आप को नहीं ठहराता है, वाइल डिविजनल स्ट्रक्चर क्योंकि एक इंडिविजुअल प्रॉफिट सेंटर की तरह काम करता है तो कुछ प्रॉफिट सेंटर्स में नॉट परफॉर्म वेरी वेल, एंड एटलीस्ट इट इज इजी टू आइडेंटिफाई कि कौन से स्ट्रक्चर में आपको ज्यादा एफर्ट्स देने की जरूरत है या कहाँ पे दिक्कत आ रही है. मैनेजरियल डेवलपमेंट डिफिकल्ट होता है क्योंकि फंक्शनल मैनेजर जो है वो रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट ही करता है, लेकिन मैनेजरियल डेवलपमेंट क्योंकि डिविजनल स्ट्रक्चर जो होता है वो काफी हद तक पूरे के पूरे डिवीजन को हेड करता है तो उसे ऑटोनॉमी मिलती है, एंड देयरफॉर कैपेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू ग्रो इन टर्म्स ऑफ स्किल्स की एक बहुत बड़ी बड़ी और अच्छी अपॉर्चुनिटी डिविजनल स्ट्रक्चर में मिलती है. As far as cost is concerned, functions are not duplicated क्योंकि HR, फाइनेंस ये लोग सभी तरफ के लिए रेलिवेंट होती है, सभी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेलिवेंट होते हैं, डुप्लीकेट नहीं होते हैं, इसलिए फंक्शनल स्ट्रक्चर कॉस्ट इफेक्टिव होता है और प्रॉब्ली इसलिए ज्यादा सूटेबल भी होता है अनलेस इट इज अ वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो कि हर एक डिवीजन अफोर्ड कर सके कि उसके अंदर फंक्शंस काम करें, इसलिए डिविजनल स्ट्रक्चर इज डेफिनेटली मोर एक्सपेंसिव. कोऑर्डिनेशन जो है डिफिकल्ट होता है फॉर अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी विद अ फंक्शनल स्ट्रक्चर. तो अगर मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है या बड़ी कंपनी है जिसके बहुत डिस्टिंक्ट डिविजन्स हैं, अलग अलग तरह की प्रोडक्ट रेंज है, तो इट इज डिविजनल स्ट्रक्चर इज मोर सूटेबल इन सच अ केस because functions related to particular product are integrated in one department in the divisional structure. अब ये एक एग्जाम्पल है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ ओएनजीसी. इसमें आप देखेंगे कितना डाइवर्स स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है. तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कई बार ब्लेंड ऑफ डिविजनल एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर भी एप्लीकेबल होता है. अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं. डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रक्चर. तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज अ फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क्स आर परफॉर्म्ड. It specifies the relationship between people, work, and resources. Distinguish between functional structure and divisional structure. ये अभी हमने डिस्कस किया है, वो चार्ट बहुत अच्छा है. जितने ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आए तो आप चार्ट भी बना सकते हैं, और अगर एक दो नंबर का क्वेश्चन आए तो आप सिर्फ थोड़ा सा एक दो लाइन ही लिख सकते हैं. Functional structure is formed on the basis of functions, whereas divisional structure is formed on the basis of various product lines, which is further supported by functions. तो अगर एक नंबर का क्वेश्चन आया तो आप इतना आराम से लिख सकते हो, लेकिन अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो आपको डेफिनेटली जो चार्ट अभी अभी अपन ने डिस्कस किया है वो बनाना पड़ेगा. स्टेट द सूटेबिलिटी ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है उसमें बेसिकली क्या होता है कि ऑल द फंक्शनल्स में स्पेशलाइज्ड काम किया जाता है. तो डिपेंड्स ऑन द इट इज सूटेबल फॉर द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर लार्ज हो तो फंक्शनल स्ट्रक्चर सूटेबल होता है. इट हैज डाइवर्स एक्टिविटीज, लेकिन ऑपरेशंस जो है फाइनेंस का काम बहुत डीप वाला या बहुत डिटेल्ड होगा, या एचआर का काम काफी डिटेल्ड होगा, तो जो एक डिपार्टमेंट है उसमें बहुत हेवी डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन की जरूरत हो तब फंक्शनल स्ट्रक्चर सूटेबल होता है. Explain when and why the need is felt for having a framework.
तो बेसिकली अभी हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और उसकी इंपॉर्टेंस की। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस कब महसूस होती है? इट इज रिक्वायर्ड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। इट इज रिक्वायर्ड व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज न्यू और उस समय अपना पूरा स्ट्रक्चर डिटर्मिन करता है। तो इट इज रिक्वायर्ड इमीडिएटली आफ्टर प्लानिंग बट बिफोर स्टाफिंग। इट इज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सपेंशन, ग्रोथ। तो इनिशियल स्टेज पे भी और जब आप एक्सपेंशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट करते हैं तब भी आपको एक रिवाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन suitable for large scale structure. तो large scale with a high degree of specialization in operations. Large structure पे तो काफी हद तक दोनों तरह की organization structures functional as well as divisional applicable होती है, लेकिन जिस चीज से आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस तरफ हिंट कर रहा है वो है हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये फीचर है फंक्शनल स्ट्रक्चर का। तो functional structure is divided into different departments or units where a major function is being performed. जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन, परचेजिंग, मार्केटिंग, पर्सनल, ये सारे जो है जहाँ एक हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन की जरूरत है और ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर जॉब्स टुगेदर की जरूरत है, वहां पे फंक्शनल स्ट्रक्चर ज्यादा सूटेबल होता है। In a fashion designing unit, following are the main functions: manufacturing, marketing, finance, personal management. Which organization structure? तो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस स्ट्रक्चर में जहाँ अलग अलग तरह के फंक्शंस के क्रिटिकल इंपॉर्टेंस है और उसकी इंपॉर्टेंस है, तो उसमें क्योंकि बेसिक जो है फैशन डिजाइनिंग यूनिट है, in that case functional organization structure will be more appropriate as it promotes control and coordination within departments because of similarity of task. एक टास्क रिलेटेड काम करने वाले सब एम्प्लॉयज एक ही फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर काम करेंगे। इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड ऑनेस्टली ये थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। तो दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स। अशोक, ये भी एक और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। Ashok runs a factory wherein he manufactures leather shoes. The business is doing well and he intends to expand by diversifying into leather bags as well as leather jackets. So which type of organizational structure? अब हम बात कर रहे हैं एक्सपेंशन की या एक नई प्रोडक्ट रेंज में जाने की। तो इस केस में डिविजनल स्ट्रक्चर ज्यादा सुटेबल होगा बिकॉज मेन प्रोडक्ट्स जो हैं वो मोर देन वन आ गए हैं। लेदर से वो काम कर रहा है लेकिन एक सेगमेंट लेदर शूज में डील कर रहा है, देन अनदर वुड बी फॉर लेदर बैग्स, अनदर फॉर लेदर जैकेट्स। डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज एप्लीकेबल होंगी उसमें और ईच डिवीजन जो है वो इक्विप्ड होना चाहिए विद हिज ओन रिसोर्सेज टू बी एबल टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली। इसलिए इस सर्कमस्टांसेस में एक्सपेंशन के टाइम पे डिविजनल स्ट्रक्चर और स्पेशली जब प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो तब डिविजनल स्ट्रक्चर मोर सेंसिबल रहेगा। A steel manufacturing company has the following main jobs: manufacturing, finance, marketing, personal research and development. इसमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? जब भी इस तरह के टॉपिक्स आए जिसमें सेगमेंट की बात हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग कोर है, फाइनेंस कोर है, मार्केटिंग और प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा है, तो आपका आंसर उससे आपको हिंट मिल जाएगा कि इस केस में हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। क्योंकि हमें सेपरेट डिपार्टमेंट्स की जरूरत है। इसके क्या एडवांटेजेस हैं? इट लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन क्योंकि एम्फोसिस एक स्पेसिफिक फंक्शन को होता है, प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी होती है, मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट होता है, मोर इकोनॉमिकल होता है। ये अपन पहले भी जब चार्ट में हमने डिफरेंस पढ़ा था बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर तब भी देखा था कि फंक्शनल स्ट्रक्चर ज्यादा इकोनॉमिकल होता है या कॉस्ट इफेक्टिव होता है। Next question is what is meant by divisional structure of organizing and explain any advantages and limitations. So divisional structure जो है, it is divided into different divisions or units based on products या फिर geographical area. Normally ज़्यादा focus products पे होता है. Each division is self-contained, semi-autonomous business unit. Each divisional manager है जो है वो उसकी full authority होती है. It acts as a profit center. So it is suitable for a where a large variety of products are being manufactured and organization grows and needs more employees and more departments. उसके लिए ये ज़्यादा suitable होता है। अगर हम advantages की बात करें तो product specialization helps in development of varied skills. जो team leader होता है उसकी skills भी बहुत अच्छी तरह से develop हो जाती हैं क्योंकि he or she is responsible for the profit, revenues, of cost, everything that is working in the department. It facilitates expansion and growth as new division can be added without interrupting the existing operations. अगर हम limitations of divisional structure की बात करें तो it is expensive because it is heavy financial cost होता है क्योंकि duplication of supporting functional units हो जाती है. Requires adequate number of people who are capable of
हैंडलिंग रिस्पेक्टिव डिविजन्स एंड में इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। कई बार डिवीजन जो है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को भी इम्पोर्टेंस नहीं देता, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल हेल्थ एंड डेवलपमेंट के लिए डिजायर नहीं है। What is meant by functional structure? Explain advantages and limitations. So functional structure जो है इसमें हमें मालूम है कि major function जो है वो स्पेशलाइजेशन का है। एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग हो या प्रोडक्शन हो, परचेज हो, मार्केटिंग हो, पर्सनल हो, ये सब स्पेशलाइज्ड फंक्शन जहाँ होते हैं वहाँ फंक्शनल स्ट्रक्चर काम करता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, एम्फेसिस जो होती है स्पेसिफिक फंक्शन की होती है। प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट, क्योंकि सिमिलर टास्क्स एक जगह पे असाइन होते हैं। इंक्रीजेस मैनेजरियल ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड ensures that performance of all activities necessary for achieving organizational objective are being given the due attention. इसी क्वेश्चन में हमें डिसएडवांटेजेस भी मेंशन करनी थी फंक्शन स्ट्रक्चर की। तो स्पेशलिस्ट वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो कई बार ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल नहीं व्यू कर पाते हैं, तो इसलिए कई बार कंफ्लिक्ट हो जाता है बिटवीन टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर्किंग विद इन द सेम। जैसे हमने एक एग्जांपल पहले भी डिस्कस किया था कि इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल। अगर सेल्स डिक्लाइन हो रही है तो सेल्स वाले बोलेंगे कि प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है, मार्केटिंग वाले बोलेंगे कि सेल्स टीम काम हमें सपोर्ट नहीं दे रही है, प्रोडक्शन टीम बोलेगा कि मार्केटिंग की एफिशिएंसी में प्रॉब्लम्स है। तो प्रॉब्लम को शिफ्टिंग का कल्चर बहुत ज्यादा हो जाता है इस तरह की फंक्शनल स्ट्रक्चर में। It is not easy to pinpoint who or which structure, which department is responsible for any problem, if any. Functional heads जो है उनको भी एक्सपीरियंस भी नहीं मिल पाता टॉप मैनेजरियल स्किल्स का। जैसे डिविजनल स्ट्रक्चर में डिविजनल हेड जो है उसको काफी ब्रॉड एक्सपीरियंस मिल पाता है और वो प्रॉफिट सेंटर की तरह काम करता है। उस तरह की एक्सपोजर जो है वो फंक्शनल हेड्स को नहीं मिल पाती है फंक्शनल स्ट्रक्चर में। और कॉन्फ्लिक्ट भी कई बार आ जाती है बिटवीन टू और मोर डिपार्टमेंट्स दैट आर नॉट कंपैटिबल टू ईच अदर। अगला एक और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। नितिन runs a lock manufacturing company. He wants to expand his business. For expansion, he contemplates to enter into the manufacturing of locks for cars as an ancillary company. So he wants to make a new division. State any 5 advantages to the of this organizational structure. जब भी एक नया प्रोडक्ट रेंज ऐड हो रहा हो तो ये किसकी बात हो रही है? डिविजनल स्ट्रक्चर की। डिविजनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और सिंस एक लंबा क्वेश्चन है प्रॉबेबली 5 या 6 मार्क्स का, तो इसको आपको और डिटेल में लिखना पड़ेगा। आई थिंक ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसको फिर से बहुत ज्यादा देखने की हमें जरूरत नहीं है। इट फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ अ न्यू डिवीजन। जो है ये डिविजनल स्ट्रक्चर का हमें फीचर है। Divisional structure जो है, an organization can be divided into different divisions or units on the basis of product or geographical area. That is the unique feature of a divisional structure. Explain the concept of functional structure of an organization. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। Explain its disadvantages. अगर क्वेश्चन में सिर्फ डिसएडवांटेजेस मेंशन किए हैं तो फिर आपको एडवांटेजेस नहीं मेंशन करने हैं, आपको सिर्फ व्हाट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर मेंशन करना है और उसके बाद उसके डिसएडवांटेजेस बताने हैं। इधर पे डिसएडवांटेजेस है, स्पेशलिस्ट वर्किंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में नॉट बी एबल टू सी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन. It is difficult to hold any particular department responsible for any problem that might arise. फंक्शनल हेड्स जो है उनको एक्सपीरियंस भी उतना अच्छा नहीं मिल पाता है, एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनकी स्किल्स एक स्पेशलाइज्ड एरिया में जरूर डेवलप हो पाती हैं लेकिन ब्रॉड पर्सपेक्टिव उनका नहीं डेवलप होता। और कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज हो जाती है बिटवीन द टू और मोर डिपार्टमेंट्स दैट आर नॉट कंपैटिबल। What is meant by functional structure? State any 5 advantages. अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिसएडवांटेजेस रिवाइज किए थे, इस बार हम एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं। So it provides occupational structure since emphasis is placed on specific functions. It performs control and coordination बहुत अच्छी तरह से हो पाता है क्योंकि similarity of functions involved होते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा एडवांटेज तो प्रोबेबली यही है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव है। It increases managerial and operational efficiency, तो higher profitability में result करता है। It makes training of employees easier क्योंकि हम एक ही particular task पे, एक ही particular segment के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको सिर्फ उसी चीज की ट्रेनिंग की जरूरत है, बहुत broad ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी employees को। And it ensures performance of all activities for achieving organization, तो due attention is being given to different functions. This brings us to the end of chapter 5 part 2. इसी सीरीज के अंतर्गत अभी हम कवर करेंगे chapter 5 का part 3 और part 4.
इस सीरीज के अंतर्गत हम बिजनेस स्टडीज के सारे चैप्टर्स इंक्लूड करने वाले हैं, इसलिए आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल की प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, उसका लिंक भी अवेलेबल है, तो प्लेलिस्ट देख करके आप सारे चैप्टर्स आराम से ढूंढ पाएंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।